इतिहास में न जाने कितने साम्राज्य आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी बुनियाद वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सदियों तक दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक साम्राज्य के संस्थापक की। नाम था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। तो सवाल यह है कि एक टीनेज राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर पाया? यही सवाल असल में बाबर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि हार, दर दर भटकने और फिर एक ऐसी जबरदस्त वापसी की है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बाबर की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा। वो कोई मामूली राजकुमार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसके खून में विजेताओं की विरासत दौड़ रही थी, और यही विरासत उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ा बोझ भी। सोचिए, बाबर के रगों में दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ अपने पिता की ओर से वो था खूंखार विजेता तैमूर का वंशज, और दूसरी तरफ अपनी मां की ओर से वो था मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान का वंशज। अब इस डबल हेरिटेज ने उसे सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में एक ऐसा मजबूत दावा दिया जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन इतनी जबरदस्त विरासत होने के बाद भी बाबर की शुरुआती जिंदगी किसी जीत की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। असल में ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी थी जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था। सिर्फ 12 साल। सोच कर देखिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, उस उम्र में बाबर के कंधों पर फरगना जैसे एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। आप कह सकते हैं कि बचपन तो वहीं खत्म हो गया था। उसका शुरुआती दौर किसी तूफान से कम नहीं था। सच में उसकी आंखों में एक ही सपना था, तैमूर के उस महान शहर समरकंद को जीतना। उसने बार बार कोशिश की, पर हर बार वो शहर रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाता। ऊपर से अपने ही रिश्तेदारों की साजिशें और उज़्बेक दुश्मन शेबानी खान का बढ़ता खतरा, इन सब ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि आखिरकार उसे अपनी ही जमीन छोड़कर एक रिफ्यूजी की तरह भागना पड़ा। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक हारा हुआ बेघर राजकुमार अब एक शातिर स्ट्रैटेजिस्ट बनने वाला था, और इस पूरे बदलाव का सेंटर पॉइंट था काबुल। देखिए, काबुल पर कब्जा करना सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये बाबर का एक तरह से पुनर्जन्म था। सालों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक ठिकाना मिला। यहीं उसे रिसोर्सेज मिले, और सबसे बड़ी बात, भविष्य के बड़े बड़े सपने देखने का मौका मिला। अब उसका ध्यान सेंट्रल एशिया की खोई हुई विरासत पर नहीं था, बल्कि दक्षिण की ओर हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और संभावनाओं पर था। तो काबुल में अपनी पावर को मजबूत करने के बाद बाबर ने अपनी नजरें एक बहुत बहुत बड़े टारगेट पर टिका दी, हिंदुस्तान। और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम चैप्टर साबित होने वाला था। पानीपत की पहली लड़ाई के लिए स्टेज पूरी तरह सेट था। एक तरफ थी बाबर की छोटी सी लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी, और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक विशाल सेना। मतलब कागज पर देखें तो बाबर कहीं नहीं टिकता था। तो फिर सवाल वही है, उसने ये नामुमकिन सी लड़ाई जीती तो जीती कैसे? जवाब है उसकी स्ट्रैटेजी में। बाबर अपने साथ वो टेक्नोलॉजी लाया था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी देखी नहीं थी, बारूद और तोपें। लेकिन असली गेम चेंजर वो थी उसकी तुलुगमा टैक्टिक, यानी दुश्मन को साइड से घेरकर उस पर तीरों और गोलियों की बारिश कर देना। तोपों की गरज और इस खतरनाक रणनीति ने लोधी की इतनी बड़ी सेना में भगदड़ मचा दी। ये वो जीत थी जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए लिख दिया। लेकिन रुकिए, पानीपत की जीत तो सिर्फ एक दरवाजा था। असली चैलेंज तो इस नए साम्राज्य को टिकाए रखना था। अभी भी उसे राजपूतों के सबसे ताकतवर योद्धा राणा सांगा का सामना करना था, जिसे उसने खानवा में हराया। इसके बाद चंदेरी और घाघरा में जो बचे खिंचे अफगान सरदार थे, उन्हें भी हराकर उसने नॉर्दर्न इंडिया पर अपनी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत कर ली। बाबर ने इंडिया पर सिर्फ 4 साल ही हुकूमत की, लेकिन उसकी लेगेसी, उसकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। वो एक विजेता से कहीं ज्यादा था। बाबर की पर्सनैलिटी के 2 पहलू थे, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ वो एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर था जिसने तोपों के दम पर एक एम्पायर खड़ा कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ वो एक सेंसिटिव कवि, एक लेखक और नेचर को बहुत बारीकी से देखने समझने वाला इंसान था।
और उसकी इस समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है बाबरनामा। ये सिर्फ किसी बादशाह की पर्सनल डायरी नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑटोबायोग्राफीज में से एक माना जाता है। इसमें उसने अपनी जीत, अपनी हार और इंडिया की ज़मीन, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर को इतनी ईमानदारी और डिटेल में लिखा है कि आज भी हिस्टोरियंस पढ़कर हैरान रह जाते हैं। बाबरनामा पढ़ना जानते हैं कैसा है? जैसे आप सीधे बाबर के दिमाग में झांक रहे हो। वो हिंदुस्तान के मौसम, यहाँ के फल फूल, जानवर और लोगों के रीति रिवाजों के बारे में बहुत विस्तार से लिखता है। उसकी नज़रें एक विजेता की नहीं थीं, बल्कि एक उत्सुक ऑब्जर्वर की थीं। तो चलिए समराइज करते हैं, आखिर बाबर की असली विरासत क्या है? पहला, उसने एक ऐसे मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसने 300 साल से ज्यादा हिंदुस्तान पर राज किया। दूसरा, उसने तोपों और बारूद से यहाँ की लड़ाई की तकनीक को हमेशा के लिए बदल दिया। और इन सब के अलावा उसने बाबरनामा जैसी एक लिटरेरी मास्टरपीस छोड़ी और एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की जिसे आगे चलकर अकबर ने एक नए लेवल पर पहुंचाया। और आखिर में बाबर की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी इंसान की असली विरासत क्या है? क्या वो तोपों से जीती गई लड़ाइयां हैं या फिर कलम से लिखे गए शब्द? सोचने वाली बात है ना? शायद असली जवाब इन दोनों के